Now, today topic is peptic ulcer. Peptic ulcer है आज हम पढ़ेंगे कि what is peptic ulcer, identify cause and factor for the development of peptic ulcer, illness, signs, symptoms and complication of peptic ulcer. ये क्वेश्चंस हमें ये सारी जितनी भी क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ इसको आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और फिर हम इसको नर्सिंग डायग्नोज और ये सारी चीजें भी हम इस पे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो सबसे पहले हम इसकी अगर डेफिनेशन की तरफ आए, ऑब्जेक्टिव आज की प्रेजेंटेशन का हमने डिस्कस कर दिया है। अभी हम पेप्टिक अल्सर की तरफ आ जाते हैं कि एक्चुअली अल्सर क्या होता है। Erosion in the lining of the stomach in the first part of the small intestine in area called the duodenum। जो हमारी लीनिंग का मकसद होता है, जो फ्लोर होता है, जो लेयर होता है, जो म्यूकोसा एपिथेलियल सेल्स होता है, इसकी ये बात कर रहा है। इरोजन द लीनिंग ऑफ द स्टमक और द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन एरिया कॉल्ड द ड्यूटेनम। ठीक है। अल्सर डैमेज द म्यूकोसा ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक। एलिमेंट्री ट्रैक हम जितनी भी माउथ से लेके हमारे रेक्टल तल एनस तक जितनी भी माउथ से स्टार्ट होके एनएस पे एक्सक्लूड होता है, इसको हम एलिमेंट्री ट्रैक कहते हैं। ठीक है। इसमें ज्यादातर हमारे जितनी भी इसोफिगस से लेके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इसोफिगस से लेके एनएस तक हमारी स्टमक और जितनी भी हमारी ऑर्गन डाइजेस्टिव एलिमेंट्री ट्रैक्ट में आ जाते हैं उसमें ज्यादातर म्यूकोसल सेल्स होते हैं। ठीक है। which extend through the muscularis mucosa and submucosa are deeper। ये अभी स्लाइड के जरिए भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप देख ले तो ये एनाटॉमिकल जो आप सुपरफिशियली फर्स्ट लाइन जब आता है इसको हम लीनिंग कहते हैं। द मिडल पॉइंट इज म्यूकोसा, सब म्यूकोसा मिडल, सब मिडल एंड डीपर मीन लास्ट। जो इसका होता है इसको हम ये कौन सी जगह की बात हो रही है, ये आर्गन की बात हो रही है, स्टमक की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में अगर आप देख लें, ठीक है, इस पार्ट को आप निकाल लें, ये अभी ये बाद में हम डिस्कस करते हैं। ये जो लीनिंग होता है, लीनिंग ये एरिया होती है, ये म्यूकोसा, ये म्यूकोसा लेयर है। ठीक है। ये सेकंड जो है ये सब म्यूकोसा और ये डीप म्यूकोसा लेयर है। ठीक। तो ये अगर आप देख लें यहाँ की बात हो रही है, ये मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर दूं। दिस पार्ट इज कॉल्ड फंडस, द मिडल पार्ट इज कॉल्ड स्टमक, ये ऑलरेडी मेंशन है। और बिहाइंड स्टमक यानी कि सॉरी जो स्टमक से फॉरवर्ड वाला एरिया है इन स्प्लेंटर की तरफ स्प्लेंटिक एरिया या स्प्लेंटिक वॉल्व यहाँ पे होती है। ठीक है। तो ये हमारी म्यूकोसा पे इफेक्ट करता है और फिर इसी तरह ये डीपर यहाँ से इसने एक माइक्रोस्कोपिक एक पोर्शन उठाया है यहाँ पे और इसने ये यहाँ पे ऑब्जर्व किया है ये म्यूकोसा, सब म्यूकोसा एंड डीपर। ठीक है। अल्सर डेड फॉर्म इन द स्टमक इज कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर। अगर ये अल्सर स्टमक में हो जाए, अल्सर हर जगह के हो सकते हैं, माउथ अल्सर, टंग अल्सर, नोज अल्सर, आई अल्सर। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें कि अगर स्टमक में हुआ है तो इसको हम स्टमक अल्सर कहते हैं। इन द ड्यूडेनम दे आर कॉल्ड ड्यूडेनल अल्सर। बोथ टाइप आर रेफर टू पेप्टिक अल्सर। ठीक है। इस दोनों को हम पेप्टिक अल्सर कह सकते हैं अगर स्टमक में हो या ड्यूडेनम में हो, तो इसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अभी पेप्टिक अल्सर क्यों होता है और जो हमारी म्यूकोसा लेयर है उसको क्यों इफेक्ट किया जाता है और वो क्यों इफेक्ट होता है। ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आप इसमें देख लें, ये स्टमक की एक हिस्सा इसने उठा के यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये नॉर्मल बैक्टीरिया हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी होता है, गैस्ट्रिक एसिड जो हम कहते हैं, पेप्सिन, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन्स, ये सारी चीजें ये हमारी उसमें होती हैं। ये सबसे ये पेप्टिक माइक्रोस्कोपिक व्यू इसने लिए हैं। ये जितने भी ये चीजें हैं ये इसमें पूरा कोऑर्डिनेट पेप्टिक अल्सर में कर रहा होता है। ठीक है, वो कैसे? ये जैसे ही हमारी म्यूकोसा पे इफेक्ट करता है, असर असरअंदाज हो जाता है, तो न्यूरोटिक सेल्स यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। न्यूरोटिक का मतलब है कि यहाँ पे सेल डेथ अकर होना शुरू हो जाता है या डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह ये ऑलरेडी जो म्यूकोसल लेयर है इसको तो वो इफेक्ट करके फिर डीपर की तरफ जा रहा होता है। तो सेकंड लेयर हमारे पास यहाँ पे आता है सब म्यूकोसा। ठीक है, जो द मिडल लेयर होता है इसको हम क्या कहते हैं? सब म्यूकोसा, मेस्कुलरिस एक्स्ट्रिया, या फिर हम डीपर म्यूकोसा जो हम इसको कहते हैं। ये बिल्कुल ये वो एरिया है जहाँ पे वेन्स और ये सारी चीजें इसकी एंट्री हो रही होती है। तो ये भी फॉर सम टाइम फिर कुछ अरसे के बाद सम इस पे भी इफेक्ट कर जाता है। ठीक है, अच्छा अभी हम इसकी पैथोफिजियो पढ़ेंगे कि ये क्यों होता है और ये इस पे क्यों असरअंदाज होता है। तो गैस्ट्रोड्यूडिनल म्यूकोसल इंटीग्रेट डिटरमाइन द प्रोटेक्टिव। अच्छा, जो ये अभी गैस्ट्रोड्यूडिनल म्यूकोसल बॉल्स जो बने हुए हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ फिर फॉर सेक ऑफ नाम के लिए। ठीक है, ये जब बड़ा कर देते हैं तो इतना विजिबल नहीं रहता है, लेकिन खैर एनी हाउ ये यहाँ इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं जी। ऊपर जो इसका लेनिंग है ना, इसकी इंटीग्रिटी की बात करते हैं कि इसकी जो इंटीग्रिटी है ये क्यों लॉस हो जाता है। पहले जो इसको मना कर देते हैं डिटर्मिनेंट बाय प्रोटेक्टिव, जो इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं, जो इसको सपोर्ट कर रहा होता है, इसको डिफेंसिव कहते हैं। और जो डिमेजिंग फैक्टर्स होते हैं, एक होता है इसको बचाने की जो एक्टिविटीज, जो मेजरमेंट्स होती हैं, जो साथी होती है, जो दोस्त होते हैं, इसको हम डिफेंसिव कहते हैं। और जो इसको नुकसान पहुंचाता है, इसको जो डैमेजिंग करता है, एग्रीगेसिव फैक्टर्स, वो दो किस्म की, एक इसको बचाता है और दूसरा इसको कास कर देते हैं। तो अभी हम इसकी पैथोफिजियो में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो हो सकती है, और वो कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से वो कोशिश कर रहा है कि ये ना हो। ठीक है, बाइकार्बोनेट, मस्कुलर लेयर, प्रोस्टाग्लैंडीन, म्यूकोसल ब्लड फ्लो, एपिथेलियल रिन्यूअल, ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से ये कोशिश करता है कि इसको डैमेज होने से बचाएं। ठीक है, और ये सेकंड अगर एग्रेसिव अगर आप देख ले तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरिया जो हमारी नॉर्मल बैक्टीरिया होती है, द मेन सोर्स ऑफ पेप्टिक अल्सर इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरिया। ठीक है, पाइलोरी। तो इसमें इसलिए आप लोगों ने देखा होगा ना, जब भी किसी को स्टमक का इश्यूज होता है या स्टमक पेन होता है या प्रोलॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम, ज्यादातर अगर हम देखें एच पाइलोरी हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं डॉक्टर कि आप एच पाइलोरी कर दें। तो अगर एच पाइलोरी का पॉजिटिव आए तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी वजह से फिर इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। नॉन स्टेरॉइड मैंने पहले भी बताया था कि ज़्यादातर हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स मेडिकेशंस होती हैं, एंटीबायोटिक होती हैं, कुछ हमारे नॉन स्टेरॉइड्स जो मेडिकेशन होती हैं, ब्रोफीन, डिस्प्रिन, इससे भी हमारे पेप्टिक अल्सर होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। पेप्सिन बाइल एसिड, लीवर से बाइल पेप्सिन वहाँ से आ जाती है तो हमारे स्टमक म्यूकोसा मेम्ब्रेन को वो कर सकते हैं,
लेयर को। स्मोकिंग एंड अल्कोहल, स्मोकिंग का अल्टीमेटली ये हार्मोनल सिक्रीशन इससे ज़्यादा हो सकती है, और ये और अल्कोहल इसका मेन काज हो सकती है। म्यूकोसल डैमेज, इरोजन एंड अल्सरेशन, बिल्कुल क्रैक्स आएंगे अगर म्यूकोसल वो जो हमारे म्यूकोसा लेयर है वो डैमेज हो जाए, तो वहां पे क्रैक्स बन जाती है, और जब क्रैक्स बन जाती हैं तो फिर अल्टीमेटली अल्सर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। काज इज गैस्ट्रिक एंड ड्यूडिनल अल्सर। ठीक, तो ये कुछ सम फैक्टर्स अभी हम इसके डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी अलावा भी जो हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, हमारा लाइफस्टाइल की कुछ हैबिट्स ऐसे होती हैं जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो सकती है। इन द पास्ट it is believed that the lifestyle factors such as stress, diet cause ulcer. Later researchers determined that the stomach acids, hydrochloric acid and pepsin contribute to ulcer formation. ये रिसर्च की हम बात अगर करें तो रिसर्च ये भी कहते हैं कि स्ट्रेस और डाइट की वजह से ये पुरानी बात थी, लेकिन अभी जो न्यू रिसर्च कह रहा है वो कह रहा है कि स्टमक जो हमारी HCl हमारे स्टमक में पाई जाती है और पेप्सिन, इसकी कंट्रीब्यूशन से अल्सर हो रहा है। तो फॉर सम एक्सटेंट अगर आप देख ले तो बिल्कुल इससे हो सकता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर पहले भी मैंने काफी टाइम इसको डिस्कस किया है कि अगर HCl आपने देखा होगा, अगर आप कोई डिलीशियस चीज बाहर देखे, चिकन पीस या कोई बर्गर, वो हर वो चीज जो आपको पसंद है और आप वो देख ले तो डेफिनेटली मुंह में पानी आ जाता है। जब पानी आ जाता है इसी तरह हमारे स्टमक में भी सिक्रीशन होती है। तो ये भी मेन, अगर स्टमक खाली है, जो हम एज यूजुअल कहते हैं खाली, खाली का मतलब ये कि बिल्कुल खाली नहीं रहता, लेकिन जो चीज इसको रिक्वायर्ड होना चाहिए वो नहीं है और वहां पे HCl सीक्रेट हो जाए, तो जाहिर सी बात है वहां पे हमारी फॉर सम एक्सटेंट जितना वो टॉलरेट कर सकते हैं वो तो टॉलरेट करेगा, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि फिर वो म्यूकोसा लेयर को भी इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। Today research show that the most ulcer, 80% of the gastric ulcer and 90% of the duodenal ulcer develop the result of infection with bacterium called Helicobacter pylori. देखिए हर किसी ने अपना एक रिसर्च किया होता है, रिसर्च का अपना एक तरीकाकार होता है, वो अपना एक पॉपुलेशन सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट इसका ये है कि ये अभी सेकंड रिसर्च की बात हो रही है कि 90% लोगों को ड्यूडिनल अल्सर होता है, 80% लोगों को 80% लोगों को गैस्ट्रिक अल्सर ज्यादा होता है। ये जो रिसर्च वाली बात है इसमें इसमें अलग इसने सिर्फ कोऑर्डिनेट किया हुआ है कि आपका हाइड्रोक्लोरिक और पेप्सिन के कंट्रीब्यूशन से होता है। दूसरा इसने डिफाइन किया है कि ये आपकी 80% लोगों की ड्यूडिनल अल्सर की वजह। इट इज बिलीव्ड दैट although all three of these factors, lifestyle, acid, pepsin and H. pylori, play a role in ulcer development, H. pylori is considered to be the primary cause. वही बात है, अगर ये आप ऊपर वाले दो रिसर्च हम उठा के इसको डिस्कस कर ले तो ये तीन चीजें बहुत कॉमन है, एसिड, पेप्सिन और H. pylori। ठीक है। तो H. pylori कंसिडर द प्राइमरी काज, बिल्कुल, क्योंकि अगर आपकी बैक्टीरिया, ठीक है, तो प्राइमरी काज डेफिनेटली हमारे H. pylori है, हेलिकोबैक्टर है। दूसरा अगर आप देख ले एसिड, पेप्सिन, वो भी अपनी जगह पे बिल्कुल एग्जैक्टली है, क्योंकि अगर पेप्सिन और ये इसकी सिक्रीशन ज्यादा हो जाए तो फिर हमारी म्यूकोसल लेयर को वो डैमेज कर सकता है। ठीक है। यहाँ भी अगर आप देख ले ये अल्सरेशन बन जाती है और फिर ये डीपर की तरफ ये अल्सर है। ठीक है, किस्टिक अल्सर, तो ये फिर डीपर की तरफ जा रहा होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। अच्छा, अभी इसको कोऑर्डिनेट इंटीग्रेट कर रहा है। ठीक है, कि वो कौन कौन से फैक्टर और कैसे कैसे असर करते हैं। हेलिकोबैक्टर फाइलोरी रिसर्च शो दैट द मोस्ट अल्सर डेवलप्ड इज द रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन विद बैक्टीरियम कॉल्ड हेलिकोबैक्टर
पाइलोरी। ठीक है, ये अभी रिसर्च अगर हम ये रिसर्च उठाया हुआ है और इसमें एक हवाला दिया है कि हेलिकोबैक्टर बैक्टीरियम की वजह से ये हो सकता है। द बैक्टीरियम प्रोड्यूस सब्सटेंस दैट वीकन द सिस्टम द स्टमक प्रोटेक्टिव म्यूकोसा एंड मेक इट मोर सस्पेक्टेबल टू डैमेज इफेक्ट ऑफ द एसिड एंड पेप्सिन। वही बात है कि बिल्कुल बैक्टीरिया अगर वहां पे है, वो जिस जगह पे रह रहे उसको इतना वो कमजोर कर रहा है कि वो हार्मोन जो सिक्रेट हो रहा है उसको इजीली इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अभी स्मोकिंग की अगर हम इसको इंटीग्रेट कर ले, स्टडी शो दैट स्मोकिंग इंक्रीज द चांस ऑफ गेटिंग in ulcer show the healing process of existing ulcer and contributing to ulcer। वही बात है कि चांस ये बढ़ा सकता है और वो उस प्रोसेस को स्लो कर देता है जो अगर फॉर एग्जांपल किसी को अल्सर है तो हीलिंग प्रोसेस को ये डिले कर सकते हैं। ठीक है, कॉफी की कॉफी सीन, ये वो सारी साइन सिम्टम वो बता रहा है कि इस पे लोगों ने रिसर्च किया हुआ है और वो रिसर्च की कंक्लूजन वो निकाल के बता रहा है, हर चीज को वो इंटीग्रेट कर रहा है कि अगर स्मोकिंग है तो स्मोकिंग वो इस बात पे इसके साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है कि वो जो हीलिंग प्रोसेस होता है इसको डिले कर रहा है। कॉफी की अगर बात की जाए, कॉफी सीम्स टू स्टिमुलेट एसिड सिक्रीशन इन द स्टमक, बिल्कुल करता है, विच कैन एग्रीवेट द पेन ऑफ एग्जिस्टिंग अल्सर। हाउएवर द स्टिमुलेशन ऑफ स्टमक एसिड कैन नॉट बी कंट्रीब्यूट सोलली टू कैफीन। ठीक है, कैफीन बिल्कुल ये हमारे सिक्रीशन HCl और बाकी जितने भी हमारे हार्मोन्स है डाइजेस्टिव में जो स्पेसिफिकली हेल्प आउट कर देते हैं उसकी सिक्रीशन ज्यादा करते हैं। वैसे नेचुरल फिनोमिना ये है कि जितनी चीजें हम लेते हैं उसी हिसाब से हमारे हार्मोन सिक्रेट हो रहा होता है। तो अगर कैफीन की बात की जाए और इससे इंटीग्रेट किया जाए कि इसकी साइन सिम्टम इसलिए इसको डाला गया है कि ये पेन को एग्रीवेट द पेन ऑफ एग्जिस्टिंग अल्सर। अगर फॉर एग्जांपल किसी को अल्सर है तो वो इसकी पेन को ज्यादा कर देती है क्योंकि वहां पे एसिटिक सिक्रीशन बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है। म्यूकोसा या जो हमारे डीपर मसल्स है उसको इफेक्ट करने में एसिड का बहुत अमल दखल होता है। तो इसी वजह से जब सिक्रीशन आपका ज्यादा आ रहा है तो ये डेफिनेटली हमारे उस पे असरअंदाज हो सकता है। ठीक है, अभी अल्कोहल भी हमने इसके साइन सिम्टम्स में पढ़ा है कि अल्कोहल काजिज में हमने पढ़ा है अल्कोहल का कोई प्रूफ नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं बना सॉर्ट आउट किया है। नो प्रोवन लिंक बिटवीन अल्कोहल कंजम्पशन एंड पेप्टिक अल्सर। Ulcer is the most common in the people who have cirrhosis of liver, a disease often linked to have alcohol consumption। ये वही बात है कि अल्कोहल का डायरेक्ट अल्सर के साथ कोई पेप्टिक अल्सर के साथ कोई लिंक कनेक्टेड मालूम नहीं हुआ। ठीक है, अलबत्ता जो अल्कोहल पीता है उसका लीवर सिरोसिस का चांसेस, लीवर डिजीज, लीवर डैमेज हो सकते हैं क्योंकि टॉक्सिसिटी वहां से रिमूव होता है तो डेफिनेटली वहां पे असर करता है। तो जब अगर आपकी लीवर पे भी अल्कोहल असर कर सकता है तो अल्टीमेटली वो किस पे असर होगा, मैदे पे, क्योंकि लीवर से हमारे क्या आता है, बाइल। जब बाइल आता है, बाइल सिक्रेट आउट होता है, जब वो एबनॉर्मल हो तो डेफिनेटली वो भी उसकी चांसेस हो सकते हैं। स्ट्रेस अगर आप उठा ले तो स्ट्रेस इसके साथ क्या इसका कोऑर्डिनेशन है। ऑल्दो इमोशनल स्ट्रेस इज नो लॉन्गर thoughts to be the cause of ulcer, people with ulcer often report that the emotional stress increase ulcer pain। ठीक है, अगर आपने देखा होगा जब भी मूड ऑफ होता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो
एक्सेसिव ईट कर रहा होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल नहीं, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्मोन्स की अमल दखल होते हैं। सेरोटोनिन इनहिबिट हार्मोन, जो एसएसआरआई, हमारे स्टमक की एचसीएल, पेप्सिन, ये जितनी भी चीज़ें, जितनी भी हार्मोन्स है, वो हमारे माइंड से ही रिलेट करता है। ये खुशी, गम, मूड चेंज होना, ये सारी हमारी किस पे डिपेंड करता है? मूड पे डिपेंड करता है। तो इसी तरह हमारी जब मूड और हमारे हार्मोन की नॉर्मल सिक्रीशन हो रही हो, तो उसके अल्टीमेटली असर किस पे आएगा? हमारी स्टमक पे। और जब आपकी स्टमक और सिक्रीशन नॉर्मल हो रही हो, तो फिर ये चीजें मैटर नहीं करती। ठीक है, अभी एसिड इन पेप्सिन, इट्स बिलीव, ये भी रिसर्च की बात हो रही है और हर चीज को एक्सप्लेसिट कर रहा है और भी इलाबोरेट कर रहा है। इट इज बिलीव दैट द स्टमक inability to defend itself against the powerful digestive fluid. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन कंट्रीब्यूट टू अल्सर फॉर्मेशन। अगर पेप्सिन स्टमक में इतना वो डिफेंडेड स्ट्रॉन्ग फ्लूइड इसकी अगेंस्ट नहीं है कि इसकी जो नुकसानात है उसको रोक सके, इसकी जो पावर है उसको यूटिलाइज कर सके, इसकी जो पावर है इसको कम कर सके, तो इसलिए ये अल्सर बनाने में मदद कर सकते हैं और करते हैं। ठीक है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, NSAIDs, ये ड्रग्स एस्पिरिन, ibuprofen, naproxen, sodium make the stomach vulnerable to the harmful effect of the acid and pepsin. They can present in a many non-prescribed medication used to treat fever. ये ज़्यादातर हमें फीवर के लिए, सर दर्द के लिए है, माइनर जो बॉडी पेन, बॉडी एक होता है, इसके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी ज़्यादातर इफेक्ट हमारे एसिड और पेप्सिन पे होते हैं। तो इसी वजह से ये फिर किस चीज़ की, पेप्टिक अल्सर की काज बन सकता है। ठीक, symptom of the gastric and duodenal ulcer. The following are the most common symptoms for ulcer. However, each individual may experience symptom differently. हर किसी की different sign symptoms होते हैं। ब्लीचिंग, जो बिल्कुल वो आँख सा बड़ा घुटा है, ठीक है, उसी तरह को नोजिया, वोमिटिंग, पुअर एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट, फीलिंग टायर्ड एंड वीक, बिल्कुल कॉमन तीन चीजें तो बिल्कुल कॉमन है डाइजेस्टिव एब्नॉर्मल, नोजिया, वोमिटिंग, पुअर एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट। अगर वो प्रॉपर तरीके से जो बॉडी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स फूड हैं, वो प्रॉपर तरीके से वो नहीं ले पा रहा है, तो इसका वेट लॉस होगा। जब आपकी बॉडी में एनर्जी बिल्ड अप नहीं हो रहा है, तो आप लेथार्जिक फील करेंगे, आप थका हुआ फील करेंगे और आप बिल्कुल वीक हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्सर, बिल्कुल वही बात है, अगर वो डीपर ही डीपर जा रहा है और वो टिश्यू हमारा डीपर की तरफ जा रहा है, इसको ट्रीट न किया गया, तो क्या होगा? एक स्टेज ऐसा आएगा कि वो ब्लीडिंग भी हो सकते हैं, परपुरेशन भी हो सकते हैं, नर्विंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि एक स्टेज आके फिर वहां पे बिल्कुल वो परपुरेट का मतलब है कि वो सुराखें बन जाती हैं, एक जगह पे नहीं, फिर बहुत सारी, अगर स्टमक बहुत सारी जगह इफेक्ट हो गई, तो वो बाहर जो कैविटी है उसमें सारी चीजें फैलना शुरू हो जाएगा, और जब फैलना शुरू हो जाएगा तो और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन को वो जन्म दे सकती है। ठीक है, अच्छा, अभी अगर इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे, ये बिल्कुल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इंक्लूड्स बेरम स्वालो, ये मैंने पहले भी एक्सरे का वो मैंने बताया था, एंडोस्कोपी, स्मॉल flexible instrument with the camera on the head is inserted through the mouth into the esophagus, stomach, duodenum to view the entire upper GI tract.
ये मैंने पहले भी मैं बता चुका हूँ कि माउथ के जरिए, माउथ से होते हुए इसोफिगस, इसोफिगस से होते हुए स्टमक, और स्टमक से होते हुए ड्यूडिनम के जरिए हम इसको पूरा कैमरे के जरिए इसको कैप्चर कर देते हैं। इसको एंडोस्कोपी कहते हैं। ब्लड टेस्ट में हम क्या देखते हैं, पीएच लेवल, एच पाइलूरी, जो हमारे हेलिकोबैक्टर एच पाइलूरी हेलिकोबैक्टर जो फैक्टर्स हैं उसमें हम देखते हैं। मैंने पहले भी बताया कि जिसको भी स्टमक का प्रॉब्लम होता है अक्सर अमूमन कॉमन टेस्ट इसका हम एच पाइलूरी करते हैं। अगर एच पाइलूरी बढ़ा हुआ आए तो ये एग्जिस्ट कर रहा है कि वहां पे बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया की वजह से अल्सर हुआ है। ट्रीटमेंट में लाइफस्टाइल हम अपना चेंज कर सकते हैं। अगर कोई स्पाइसी फूड खा रहा है, अगर कोई वॉक नहीं कर रहा है, अगर कोई एक्सरसाइज की कमी है, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी है, तो अगर हम उसको चेंज करें तो बेटर हो सकते हैं। इन द पास्ट फिजिशियन एडवाइज पीपल विद अल्सर टू अवॉइड स्पाइसी, फैटी एंड एसिडिक फूड। स्पाइसी ज़्यादातर जो हम जितनी भी हमारी जंक्स फूड्स हैं इसको भी हम अगर अवॉइड करते तो ये भी हमारी उसमें बहुत सारा हेल्प आउट कर सकते हैं। ठीक। स्मोकिंग हैज बीन शोन टू डिले अल्सर healing and has been linked to ulcer अगर therefore people with the ulcer should not smoke। अगर फॉर एग्जांपल किसी को अल्सर है तो बिल्कुल वो उसको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी अल्सर हीलिंग में वो बहुत रुकावट डाल रहा है और उसको दोबारा से इसको रीअकर करवा रहा है। ठीक है। मेडिकेशन, फिजिशियन ट्रीट stomach and duodenal ulcer with severe types of medication। बहुत सारे मेडिकेशन के जरिए ये ट्रीट करवा रहा है। एच ब्लॉकर टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एसिड। ठीक है, ये मैं पहले लेक्चर भी मैंने ये सारी चीजें तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने डिस्कस की है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एच ब्लॉकर्स का मतलब है कि जितने भी हमारी ओवर सिक्रीशन ऑफ HCl बाकी हार्मोन्स की हैं वो रोक देते हैं। ठीक है, इसमें डीन डीन जितनी भी हमारे सिमेटिडीन, फेमिटिडीन, रिनेटिडीन, जितनी भी ये चीजें आती है ये हमारे किस में आता है, एच ब्लॉकर, हेलिकोबैक्टर ब्लॉकर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ये कंप्लीटली ब्लॉक स्टमक एसिड प्रोडक्शन। ये तो अकॉर्डिंगली एच ब्लॉकर्स ये अकॉर्डिंगली हम देते हैं कि वो कुछ स्पेसिफिक को ब्लॉक करते हैं, लेकिन यहाँ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कंप्लीटली ब्लॉक स्टमक एसिड प्रोडक्शन बाय स्टॉपिंग द स्टमक एसिड पंप, जो अपनी तरफ से अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली जो सिक्रीशन हो रहा है उसको कंप्लीटली स्टॉप करता है। ठीक है। द फाइनल स्टेप ऑफ एसिड सिक्रीशन इज ओमेप्राजोल। यानी कि इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें ये पॉइंट आउट करना ज़रूरी होता है कि हम सबसे पहले इसको सॉर्ट आउट कर दे कि ये कौन सी ये कंप्लीट हम इसको ब्लॉक करना चाहिए या एच ब्लॉकर से। तो इसलिए कहते हैं ना कि बाज़ लोग आपने देखा होगा कि मेडिसिन नहीं खाते, क्यों? क्योंकि एक चीज़ अगर स्पेसिफिक डायग्नोज नहीं हुआ है आप, और आप उसको अपनी तरफ से डायरेक्ट ओमेप्राजोल आप दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये आप फाइनल फर्स्ट स्टेप की बजाय आप फाइनल स्टेप पे जा रहे हैं। ठीक है। म्यूकोसल प्रोटेक्शन प्रोटेक्टिव एजेंट्स ये वो है जो शीट बनाता है, यानी कि जो एसिड सिक्रीट होता है और वो हमारी लेयर पे म्यूकोसा पे जो असर करता है उसको रुकावट, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेडिकेशन यूज होता है उसकी बात करते हैं। टू शील्ड स्टमक म्यूकोसा लेनिंग फ्रॉम द डैमेज ऑफ एसिड बट डू नॉट इनहिबिट द रिलीज ऑफ एसिड। यानी कि ये उसको प्रोटेक्ट कर रहा है लेकिन एसिड सिक्रीशन में कोई हेल्प आउट नहीं करता, यानी कि सिक्रीशन को ज्यादा नहीं कर रहा है, जो सिक्रीशन हो रहा है इसकी नुकसान को वो रोक रहा है। ठीक है। व्हेन ट्रीटिंग एच पाइलोरी दीज मेडिकेशन आर ऑफ्टन यूज्ड टू कॉम्बिनेशन विद एंटीबायोटिक। अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मल फिनोमिना तो ये है कि हमारे स्टमक
में ये सिक्रीशन चाहे वहां अल्सर है या नहीं है, वहां पे सिक्रीशन हो रहा होता है। ठीक है, इस मेडिकेशन का काम ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को पेप्टिक अल्सर हुआ है और हम इसको एंटीबायोटिक्स भी दे रहे हैं और मेडिकेशन भी दे रहे हैं, तो वहां पे सिक्रीशन और भी ज्यादा होगा। तो जब और ज्यादा होगा, बजाय इसकी कि वो ठीक हो जाए, वो और भी ज्यादा होने की चांसेस होती है। तो उसकी जो नुकसानात है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट, ठीक है, बिस्मिथ साल्पोनेट, ये मेडिकेशन, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, और भी बहुत सारे इसमें मेडिकेशन आती है, वो हम देते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक, द डिस्कवरी ऑफ लिंक बिटवीन अल्सर एंड एच पाइलोरी रिजल्ट इन प्रोबेबल न्यू ट्रीटमेंट ऑप्शन एंटीबायोटिक फॉर अ पेशेंट विद एच पाइलोरी। ठीक है, हम बजाय ये कि वो एरिया को हम एरिया के लिए हम एंटीबायोटिक दे दे, हम एच पाइलोरी, एच हेलिकोबैक्टर बैक्टीरियम जो है इसके लिए एंटीबायोटिक दें, ताकि वो मजीद डिटोरिएशन पैदा ना कर दे। ठीक है, तो बजाय ये कि हम वो एरिया ट्रीट कर लें, हम बैक्टीरिया को ट्रीट कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, इसके लिए एच पाइलोरी थेरेपी के लिए ट्रिपल थेरेपी एक साथ कंबाइन आपको देने होंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपको पता चल गया कि हेलिकोबैक्टर, तो ट्रिपल थेरेपी में कौन कौन से हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इसमें कौन से हमने ऊपर डिस्कस भी किया था। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में हमारे कौन से आते हैं, ओमेप्राजोल। ठीक है, क्लेथ्रोमाइसिन और एमोक्सिसिलिन। ठीक है, ये दोनों एंटीबायोटिक हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के साथ हम दो एंटीबायोटिक एक साथ देंगे, तो पॉसिबिलिटी ऑफ एच पाइलोरी रिमूवल इज पॉसिबल। ठीक है, ये प्रिस्क्रिप्शन खैर डॉक्टर का काम है, आपको सिर्फ इन्वेस्टिगेट और नज़र रखना है कि अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के साथ एच पाइलोरी इसका पॉजिटिव आया है, ज्यादा है, और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की जगह अगर इसने एच ब्लॉकर्स दिया है, तो बजाय ये कि वो ठीक हो जाए, अंदर और भी डिटोरिएट हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना होगा। अच्छा, एट प्रेजेंट इसमें फिर हम सर्जरी भी करते हैं अगर ट्रीट ना हो जाते हैं और प्रॉब्लम और भी सीवियर की तरफ जाता है। एट प्रेजेंट सर्जरी इज परफॉर्म टू ट्रीट अल्सर, टाइप ऑफ अल्सर इंक्लूड विगियोटमी, प्लोरीप्लास्टी, एंटीरियोटमी। ये तीन किस्म की सर्जरीज इसमें होते हैं, एक एक हम डिस्कस करेंगे। Vagotomy, a surgical operation in which one and more branches of the vagus nerves are cut. ये वो नर्व को हम कट करेंगे, वो नर्व जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन को सिक्रेट कर रहा होता है, उसको हमें कट करके और इसकी सिक्रीशन को कम कर सकते, बल्कि खत्म कर सकते, इसको वेगोटमी कहते हैं। Pleuroplasty is the surgery within the opening the lower part of the stomach, pylorus splinter की बात कर रहे हैं, so that the stomach content can empty into the small intestine, duodenum। ठीक है, वो खाली जो पाइलोरस हमारा थिक मसल एरिया होता है, जहां से फूड पास हो रहा होता है ड्यूडिनम में, उसको, इसकी थिकनेस को वो खत्म करता है, उसकी सर्जरी हो जाती है। ठीक है, एंटीरियोटमी, द सर्जिकल रिमूवल वॉल ऑफ द आर्टियम, स्पेशली इन द आटम ऑफ द स्टमक। ये बिल्कुल आप इसके अगर स्ट्रक्चर उठा के देख ले, तो आटम पार्ट ऑफ द स्टमक जो है, वॉल जो है, उसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा, नर्सिंग डायग्नोसिस की तरफ आता है। पेन क्यों होता है? ड्यू टू द ओवर सिक्रीशन ऑफ HCl। ठीक है, तो हम इसको एज ए नर्सिंग डायग्नोज हम इसको कैसे, पेन रिलेटेड टू
द वुंड एंड द स्टमक प्राइमरी टू HCl सिक्रीशन। अगर HCl सिक्रीशन कम हो जाए तो वहां पे डेफिनेटली अल्सर नहीं होगा। लेकिन वहां पे अगर जो अल्सर बना हुआ है वो किस चीज की वजह से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, ठीक है, जो हमारे स्टमक में नॉर्मली पाए जाते हैं। वोमिटिंग रिलेटेड टू अनडाइजेस्टेड ऑफ फूड, डेफिनेटली अगर वहां पे डाइजेशन नहीं हुआ है तो डेफिनेटली वो रिगर्जिटेशन भी हो सकती है, वोमिटिंग, बोलस वोमिट भी हो सकती है। लॉस एपेटाइट रिलेटेड टू अल्सरेशन ऑफ द स्टमक, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो खाना नहीं खाते, कुछ लोग डाइटिंग करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना कि कॉमनली हम लोग कहते हैं कि हर 2 घंटे के बाद भले कम खाए लेकिन कुछ ना कुछ खाना चाहिए। रीजन बिहाइंड इसका ये है कि सिक्रीशन नॉर्मली हमारे स्टमक में हो रहा होता है, ठीक है। लॉस ऑफ वेट रिलेटेड टू डिक्रीज न्यूट्रिएंट इनटेक सेकेंडरी टू पेप्टिक अल्सर, ठीक है। डेफिनेटली अगर पेप्टिक अल्सर है, फर्स्ट तो ये है अगर वो कुछ खा नहीं रहा है तो किस वजह से, पेप्टिक अल्सर की वजह से, और उसी वजह से फिर हमारी वेट भी लॉस हो सकते हैं। स्ट्रेस एंड एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस, बिल्कुल अगर आपको इसलिए तो कहते हैं कि ज़्यादातर फोकस नर्स इज अ काउंसलर, नर्स इज अ एडुकेटर, नर्स इज अ पेशेंट मैनेजर, वो मरीज का हर कुछ है तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कवर करना है, इसकी स्ट्रेस को कम करना है, इसको मिसाल देने, इसको और पेशेंट्स की मिसाल देने कि यहाँ से ऐसे पेशेंट भी आए थे वो रिकवर होके चले गए, ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन पे आप करोगे क्या, सपोर्ट द पेशेंट इमोशनली, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, जो मेडिकेशन उसको प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसको आप टाइम पे दिया करें, प्रोवाइड अ स्मॉल मील अ डे, स्मॉल आवरली मील इज ऑर्डर, वही बात जो मैंने पहले भी डिस्कस किया कि हर थोड़ी देर के बाद आप इसको कुछ ना कुछ देना जरूरी है और इसको एजुकेट भी कर सकते हैं। Schedule care so that the patient get plenty of rest. अगर आप रेस्ट फॉर एग्जांपल हर टाइम आप इसके पास जाएंगे कि आप उठे आपको ये करना है, आप हर चीज को एक प्लान के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ आप इसको प्रॉपर टाइम पे मैनेज करना है ताकि उसको प्रॉपर रेस्ट मिल सके। Monitor the effectiveness of administered medication and also watch for adverse reaction. वो मैंने जैसे ऊपर एक एग्जांपल दिया कि अगर इसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की ज़रूरत है और वो इसको एच ब्लॉकर दे रहा है तो उसको आपको स्ट्रिक्टली एंड कीनली ऑब्जर्वेशन रखनी है। Assess the patient's nutritional status and the effectiveness of measure used to maintain it, ठीक है। न्यूट्रिशनल स्टेटस भी इसकी ऑब्जर्व करना है और वेट भी इसका रेगुलर करना है। टीच द पेशेंट्स अबाउट द पेप्टिक अल्सर डिजीज एंड हेल्प हिम टू रिकॉग्नाइज इट्स साइन एंड सिम्टम, ठीक है, बिल्कुल ये सारी चीजें आपको देखनी है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक एंटी एसिड 1 आवर आफ्टर अ मील, यानी कि खाने के बाद 1 घंटे के बाद आपको एंटी एसिड्स लेना है। कुछ लोग कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो इनिशियल लेता है, कुछ इन बिटवीन लेता है। तो प्रॉपर तरीका इसका यही है कि आफ्टर अ मील, क्योंकि पेप्टिक अल्सर सिक्रीशन आफ्टर ज़्यादा होते हैं तो आपको एंटी एसिड्स इसलिए बाद में लेना है क्योंकि जब आप कुछ खा जाते हैं तो इस पर सिक्रीशन और ज़्यादा हो जाता है तो आपको मेडिसिन लेके उसको यूटिलाइज करना होता है, ठीक है। Warn the patient to avoid aspirin containing drug because they irritate gastric, वही बात है कि मेडिकेशन में फिर आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है। नॉन स्टेरॉइड जितनी भी हमारे स्टेरॉइड नॉन इम्प्लीमेंट्री जो हमारी मेडिकेशन है, डिस्प्रिन, आइप्रोप्रोपिन, ऊपर हमने और भी बहुत सारे इसमें डिस्कस किया है, वो आपको इसको नहीं देनी है। तो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो बहुत सारी प्रोटेक्शन चांसेस और डिटोरिएशन से बच सकता है। तो ये रही आज की लेक्चर। इंशाल्लाह ईद की मैं कोशिश करूंगा कि इस मंथ आप लोगों का फाइनल मिड टर्म का एग्जाम हम प्रिपेयर कर सकें। सो try to study each and every slides, all those which I have already discussed with you all,
and already I have presented with you all. So if any queries anywhere in your today lecture, especially today I have taken two lectures, peptic ulcers and the next one diverticulum. If you have any queries, so contact me anytime.